तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसा कि आप जानते हो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की हमारी सीरीज चल रही है और आज का लेक्चर नंबर 4 है। ओके, 4th लेक्चर है आज का। और इससे पहले के जो 3 लेक्चर थे उन 3 लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ कंस्टेंट मोशन की चर्चा करी थी, है ना। सबसे पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था कि बेटा कंस्टेंट मोशन जो होता है वो ब्रॉडली 3 प्रकार का होता है, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपको स्विंग कंस्टेंट पढ़ाया जाता है, देन उसके बाद आपको पुली एंड ब्लॉक कंस्टेंट पढ़ाया जाता है, एंड देन आपको वेज कंस्टेंट पढ़ाया जाता है, ठीक है। और इन तीनों कंस्टेंट मोशन के लिए मैंने आप लोगों के लिए 3 वीडियो पढ़ाई, 3 वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई। और इन 3 वीडियोस में लगभग 3.5 से 4 घंटा मैंने आप लोगों को कंस्टेंट मोशन पढ़ाया, ठीक है। बिल्कुल जीरो से शुरुआत करी और जेईई एडवांस लेवल तक का, ओलंपियाड लेवल तक का कंस्टेंट मोशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया। अगर नहीं देख करके आ रखे हो तो नीचे तुम्हें लिंक तो मिल ही जाएगा, है ना। इसके अलावा भाई साहब टेलीग्राम चैनल पर उससे रिलेटेड जो भी शीट थी, जो क्या बोलते हैं डीपीपी थी, वो भी शेयर कर दी गई थी, है ना। तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी नीचे लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। इनकेस अगर आपको डीपीपी चाहिए, अच्छा मटेरियल चाहिए, तो वो आपको वहां टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। इसके अलावा लाइवली अपडेट्स भी आपको सारी मिल जाती हैं ताकि हम लोग कनेक्टेड रहते हैं ढंग से एकदम, है ना। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो आज की जो वीडियो होने वाली है, चौथा लेक्चर जैसे कि मैंने बताया, तो आज हम लोग बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले का जो कंस्टेंट मोशन पढ़ाया उसमें एज सच न्यूटन्स लॉ जो होते हैं, 3 लॉ होते हैं, वो इस्तेमाल नहीं होते, अलग ही कंसेप्ट होते हैं कुछ, है ना। और क्या मजेदार कंसेप्ट होते हैं यार, है ना। इसके अलावा आज जो मैं बात करने वाला हूं ना, आज हम फोर्सेस की बात शुरू करने वाले हैं कि फोर्स होता क्या है, किस तरह की क्वांटिटी होती है, कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं, है ना। इसके अलावा फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाए और सवाल कैसे सॉल्व करे जाए, बेसिक्स जो होते हैं ना, वो आज इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर चर्चा को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। मुझे लगता है कम से कम भी नहीं तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कम से कम भी नहीं तो 10 से 11 वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, जिसमें से 3 मैं आपके लिए बना चुका हूं। एंड देन उसके बाद हम लोग फ्रिक्शन पर स्विच करेंगे और फ्रिक्शन में अगेन 10 से 11 वीडियोस हो जाएंगी, है ना। बिल्कुल भी चीज मैंने छोड़नी नहीं है यार। जो भी पेड कोचिंग्स में कंटेंट दिया जाता है भाई साहब, वो 2-2 लाख की 2.5 लाख की फीस में, वो सारा का सारा कंटेंट आपको बहुत जल्दी चैनल पर भाई साहब सारा का सारा लगा हुआ मिलेगा। इसी प्रयास में हम लोग लग रहे हैं। +2 का जो कोर्स है वो लगभग 60% लोग लगा ही चुके हैं। अब +1 का कोर्स भी धीरे धीरे करके लगा दिया जाएगा। फालतू की बातें नहीं करते हैं, जल्दी से आते हैं अपने चर्चा के ऊपर और शुरू करते हैं फटाफट से, ठीक है। सुनो मेरी बात, देखो आज जो सबसे पहली बात मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं वो बात होगी फोर्स की, ठीक है। फोर्स क्या होता है भाई साहब? फोर्स होता है बेटा कोई धक्का या कोई खिंचाव, ठीक है। कोई धक्का या कोई खिंचाव। जैसे मान लो ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर मैं ऐसे धक्का लगा रहा हूं, है ना, धक्का मार रहा हूं, इसको पुश कर रहा हूं मैं, है ना, या इसको रस्सी से बांध करके ऐसे पुल कर रहा होता, तो ऐसा कहा जाता कि भाई साहब इस बोर्ड के ऊपर क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, है ना। ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, या तो इसको धक्का मारूं या इसको ऐसे खींच लूं, है ना। तो मैं इस बोर्ड के ऊपर क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। मेरी बात सुने, क्या बोला गया कि फोर्स इज बेसिकली अ पुल और पुश, ठीक है। या तो धक्का है या खिंचाव है, या तो पुल है या तो पुश है, which changes or tries to change the state of rest or motion of body, ठीक है, ऑफ अ बॉडी। माने अगर कोई बॉडी चल रही है ना, तो फोर्स जो होगा, जो धक्का या खिंचाव होगा, उसको लगा करके किसी बॉडी को हम लोग रोकने का प्रयास करें, या वो बॉडी रुक जाए, या फिर कोई रुकी हुई बॉडी उसको धक्का या खिंचाव लगा करके उसको चलाने का प्रयास करें, या वो चल जाए, है ना। तो वो कौन करेगा? वो फोर्स करेगा, है ना। तो वो जो धक्का या जो खिंचाव होगा वो फोर्स कहलाएगा। इसमें कोई खास बात नहीं है ना। और फोर्स को हम लोग फिजिक्स में से F से दिखाएंगे, है ना। बिल्कुल बेसिक से मैं चल रहा हूं, बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है ना। और जो यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स देखो ब्रॉडली हम 2 प्रकार की यूनिट्स की बात करते हैं ना। एक तो SI यूनिट होती है, SI यूनिट क्या होती है फोर्स की? वो न्यूटन होती है। क्या होती है बेटा? न्यूटन होती है। ऐसे N से दिखाते हैं उसको, है ना। और जो CGS यूनिट होती है, CGS यूनिट, है ना, जो CGS यूनिट होती है वो होती है डाइन। क्या होती है? डायन नहीं है ये, कहीं इसको साले डायन पढ़ लो तुम लोग, डायन नहीं है ये डाइन है, डाइन, ओके। और आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं? ऐसे रिलेटेड होते हैं कि जो 1 न्यूटन फोर्स होता है ना, वो 10⁵ डाइन होता है। क्या होता है? 1 न्यूटन फोर्स किसके बराबर होता है? वो 10⁵
डाइन के बराबर होता है, ठीक है। इस तरह से उसका कन्वर्जन है। और ये आप लोगों को कहां सिखाया जाता है? जब आप लोगों को डायमेंशन एनालिसिस सिखाया जाता है, उस समय सिखाया जाता है कन्वर्जन, कि ऐसा ऐसा सीरीज में कैसे कन्वर्ट करा जाता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे ले जाया जाता है क्वांटिटीज को, वहां पर ये सब चीजें सिखाई जाती हैं और इसका प्रूफ भी करवाया जाता है। हालांकि यहां पर वो मेरा कंसर्न नहीं है ना। अब मेरी बात सुनो, देखो कंसर्न क्या है वो सुनते हैं जरा ध्यान से। देखो बेटा, जो फोर्स होती है ना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली, ठीक है। फोर्स जो होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी मोटे मोटे तौर पर ऐसे तीन चीजें होती हैं, ठीक है। तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो गई भाई। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। हालांकि दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है वैसे तो, तीसरी क्या है मैं तुम्हें समझाता हूं, सुनो। अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली फिर आप उसके ऊपर ऐसे वेक्टर का साइन लगा करके उसको दिखाएंगे, है ना। नहीं तो फिर वो अधूरी बात मानी जाएगी, नहीं तो फिर ऐसा माना जाएगा कि आप सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अगर आप ऊपर एरो नहीं लगाएंगे तो क्या बोला जाएगा कि आप सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, बाकी तो अधूरी बात हो गई ना। अब फोर्स है तो भाई किस दिशा में है? इस दिशा में है, इस दिशा में है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं, कैसा है, उसके बारे में पूरी जानकारी पता होना चाहिए। और वो तभी हो पाएगी जब आप उसके ऊपर क्या लगाएंगे? ये एरो लगा देंगे। एरो लगाते समझ जाते हैं भाई साहब कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने कहा ठीक है, ओके, कोई खास बात नहीं है। अब मेरी बात सुने, देखें, तो सबसे पहली चीज जो फोर्स के बारे में जरूरी है वो है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड माने मात्रा। मात्रा कितनी है? मात्रा भाई साहब, अमाउंट। मात्रा बोलो, अमाउंट बोलो, कितना है भाई? 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 10 न्यूटन, 1000 न्यूटन, 1200 न्यूटन, कितना है? मात्रा, कितना कितना, वो मैग्नीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड कहलाता है, ठीक है। और जो दूसरी चीज इसके लिए बहुत जरूरी है वो है इसकी डायरेक्शन। वो है इसकी डायरेक्शन, कि भाई डायरेक्शन क्या है? आप एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, आप वाई डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, आप जेड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। अरे कहां लगा रहे हो? आप अलोंग आई कैप लगा रहे हो, अलोंग जे कैप लगा रहे हो, अलोंग के कैप लगा रहे हो, नॉर्थ में लगा रहे हो, ईस्ट में लगा रहे हो, साउथ में लगा रहे हो, वेस्ट में लगा रहे हो। अरे कहां फोर्स लगा रहे हो? वो डायरेक्शन उसकी है ना। तो फोर्स के बारे में डायरेक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। इसके अलावा एक तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, परंतु उसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। कहां करेंगे? जब मैं आपको रोटेशन पढ़ा रहा हूंगा वहां करेंगे, जब मैं आपको टॉर्क पढ़ा रहा हूंगा वहां करेंगे। तीसरी चीज जो फोर्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा, वो जो चीज होती है ना, वो चीज होती है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है ना, ये डिसाइड करता है कि फोर्स के लगने पर वो बॉडी चलेगी कि घूमेगी। वो बॉडी चलेगी कि घूमेगी, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिसाइड करता है। मैं हल्का सा तुम्हें बताऊंगा जरूर ताकि तुमको ये डाइजेस्ट करने में थोड़ी आसानी हो। बाकी इसके बारे में जो इन डेप्थ चर्चा है यहाँ काम करने वाले हैं, ये हम करेंगे जब मैं आपको रोटेशन पढ़ा रहा हूँ टॉर्क में, ठीक है। सुनो मेरी बात, देखो हल्का सा बताता हूं फिर भी सुनो। मैंने बोला कि मान लो ये धरती माता है, ठीक है। ये क्या है? धरती माता है। और धरती माता के ऊपर यहां पर है एक डब्बा, यहां पर है एक डब्बा। बोलो बात समझ आ रही है ना। अब सोच करके देखो, मान लो ये है डब्बे का सेंटर ऑफ मास, है ना। सेंटर ऑफ मास मतलब जहां पर उसका सारा का सारा मास सिचुएटेड है। मैं जानता हूं अभी हम लोग शायद ज्यादा चीजें नहीं जानते, अभी तुम लोग नए नए बच्चे हैं बिल्कुल, परंतु फिर भी मैं प्रयास करता हूं, ठीक है। सुनो, सेंटर ऑफ मास वो पोजीशन होती है जहां पर हम लोग कहते हैं कि किसी बॉडी का सारा मास रखा हुआ है, ठीक है। अब सोच करके देखो बेटा, आप यहां पर फोर्स लगाओ फोर्स तो ये चलेगा। आप यहां पर फोर्स लगाओ तो ये चलेगा। आप यहां पर फोर्स लगाओ तो ये चलेगा, ठीक है। आप यहां पर फोर्स लगाओ तो भी चलेगा, है ना। परंतु सोच करके देखो, अगर आप ये फोर्स यहां पर लगाओ ना, बिल्कुल ऊपर वाले नुक्कड़ पर, आप ये फोर्स बिल्कुल इस ऊपर वाले नुक्कड़ पर लगाओ, तो आप लोग देखोगे कि ये चलेगा तो सही, परंतु किसी किसी केस में आप लोग देखेंगे कि ये इस पॉइंट के अबाउट ना, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट भी कर सकता है, इसे रोटेट भी कर सकता है। हाँ, तो किसी और जगह उतना ही फोर्स लगाया तो ये चल रहा था, परंतु किसी पर्टिकुलर जगह पर फोर्स लगाने पर ये चला नहीं, ये घूमने लगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूं आप लोगों को समझाने का। हालांकि मेरे पास बहुत अच्छे प्रॉप्स नहीं है यहाँ पर, है ना, बड़ी ही जरा मारा मारी में मैं रिकॉर्डिंग करता हूं, है ना। परंतु देखो मैं फिर भी तुमको प्रयास करता हूं, अगर तुम लोग देख पाओ तो सोच करके देखो। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं तुम्हें शायद ये नजर आ रहा होगा, ये प्लेटफॉर्म से एक नजर आ रहा होगा, है ना। देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, मैंने ये जो अपनी पानी वाली जो बॉटल है, ये पानी वाली बॉटल मैंने यहां पर ऐसे रख दी है। क्या तुम लोग इसे कैमरा में देख पा रहे हो? हाँ देख पा रहे हो, ठीक है। सुनो, अगर मैं ये फोर्स अगर यहां लगाऊं ना, देखो यहां लगाऊं, यहां, तो ये देखो ये जो बॉटल है ये चलती है, ये बॉटल देखो चलती है। यहां फोर्स लगाऊं तो, है ना, नीचे फोर्स लगाऊं बॉटम पे तो ये बॉटल ऐसे चलती है,
तुम लोग इसे किसी फ्लैट सरफेस पर करके देखना घर पर, तुम्हें मजा आएगा। पर यही फोर्स, इतना ही फोर्स सोचो अगर मैं यहां लगाऊं तो देखो चलती नहीं है, चलती नहीं है, देखो घूम जाती है ना, ये ऐसे घूम जाती है। और यही फोर्स अगर यहां लगाऊं, नीचे लगाऊं तो ये चलने लगती है। हाँ ऐसे। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो होता है ना, वो बहुत जरूरी चीज है यार, वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है भाई साहब। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बिना भाई साहब हम नहीं जान सकते असलियत में कि वो बॉडी चल रही है या वो बॉडी घूम रही है ना। फटाक से मैं जरा इसको अरेंज करता हूं, फिर हम लोग जरा फिर से शुरू करते हैं। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तो सर आपने हमें 3 चीजें बताई सर, 3 चीजें हमें समझ आ गई। कौन कौन सी चीजें बताई गई? सबसे पहले अपने को यह बात बताई गई कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बहुत जरूरी है, कि कितना फोर्स लगा रहे हो यार, कम फोर्स लगा रहे हो या ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, 2 न्यूटन लगा रहे हो, 4 न्यूटन लगा रहे हो, 1000 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, तो ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है भैया, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, यहां साले कहां फोर्स लगा रहे हो, वो जानना बहुत जरूरी है। तीसरी बात कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है, परंतु अभी हाल फिलहाल अभी हम इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, इसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। हम अपनी चर्चा को सिर्फ इन्हीं 2 चीजों में कन्फाइंड रखेंगे, हम अपनी चर्चा को सिर्फ अभी इन्हीं 2 चीजों में कन्फाइंड रखेंगे। कब तक? जब तक कि हम रोटेशन पर ना पहुंच जाएं, है ना, जब तक हम रोटेशन पर ना पहुंचे, टॉर्क पर ना पहुंच जाएं, तब तक हम अपनी चर्चा को इन्हीं 2 चीजों तक कन्फाइंड रखेंगे। पूरे फ्रिक्शन में, वर्क पावर एनर्जी में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में इन्हीं चीजों की बात करी जाएगी ज्यादा। आई होप हमें बात समझ आ गई है, पक्का 100% बात समझ आई। इन 2 चीजों की बात मैं यहां पर करने वाला हूं, है ना। आ जाओ सुनो, इसका अच्छा सा एक स्क्रीनशॉट लेंगे हम लोग, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ा देता हूं। आओ बेटा चलो, देखो चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और अब मैं आप लोगों को बताता हूं टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होता है। ठीक है, सुनो, देखो कितने प्रकार के होते हैं, सुनो यहां लिख देता हूं, चलो यहां लिख देते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ओके, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कि भाई कितने टाइप के फोर्स होते हैं। बेटा ब्रॉडली जो फोर्सेस है ना, उनको 4 भागों में बांटा गया है, कि भाई 4 तरह के फोर्सेस होते हैं, ठीक है। उनमें जो सबसे पहले प्रकार के जो फोर्स होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। जब आप लोग +2 में हो जाएंगे तो शुरू के 4 महीने कम से कम आपके साथ इन्हीं की चर्चा करी जाएगी। शुरू के 4-5 चैप्टर में सिर्फ यही पढ़ाए जाते हैं भाई साहब। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगा, देन मैग्नेटिज्म हो जाएगा, देन उसके बाद EMI आएगी, AC आएगी, उनमें इन्हीं फोर्सेस के बारे में चर्चा करी जाती है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, बहुत डिटेल में आपके साथ चर्चा करी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे टाइप के जो फोर्सेस होते हैं वो होते हैं अपने प्यारे ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इसकी चर्चा अपन लोग यही करेंगे, कहां? 11वीं में ही, ठीक है। जो +1 का जो कोर्स है ना, उसी में पढ़ाया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस को। ये वो फोर्स है जिसके द्वारा जो धरती माता है ना, वो सूरज चाचा के चारों तरफ घूम रही होती है। ये वही फोर्स है भाई साहब, जिस फोर्स के द्वारा चंदा मामा धरती माता के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। ये वही ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके द्वारा दुनिया की कोई भी 2 बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ये वही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो 9th में आप लोग पढ़ के आ रखे हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा भाई साहब इस प्रकार का, कि अगर मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, ये कोई मास है m1, ये कोई मास है m2, इनके बीच की दूरी अगर r है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ये होता है Gm1m2 और डिवाइडेड बाय r², है ना। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, और नहीं भी पढ़ा हो तो भाई साहब मैं तो पढ़ाऊंगा ही इसे, अरे मैं तो पढ़ाऊंगा ही, तो उसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, मैं तो पढ़ाऊंगा ही। तो तीसरे प्रकार का कौन सा फोर्स होता है भाई? सर आपने ये बता दिए, है ना। अब देखो मैं तुम्हें तीसरे प्रकार का फोर्स बताता हूं बेटा। तीसरे प्रकार के जो फोर्स है ना, वो होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है, वो होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और ये अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ब्रॉडली हम लोग ये 3 फोर्सेस ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 3 फोर्सेस मतलब के कॉन्टैक्ट फोर्स में 3 तरह के फोर्सेस होते हैं ब्रॉडली। देखो कौन कौन से होते हैं। एक जो फोर्स होता है ना, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल के रूप में। किस रूप में पढ़ेंगे? नॉर्मल के रूप में फोर्स पढ़ेंगे। नॉर्मल माने एक फोर्स, ठीक है। यहां पर नॉर्मल बेटा बेसिकली नॉर्मल एक डायरेक्शन होती है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं, मान लो ये सरफेस है, ये क्या है? ये सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है ना, इसे नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। और इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स नॉर्मल फोर्स कहा जाएगा। अब सोचो अगर ये सरफेस हल्का सा ऐसे हो जाए तो देखो ये भी ऐसे हो गई, अगर ये ऐसे हो जाए तो देखो ये भी ऐसे हो गई, ये ऐसे हो जाए तो देखो ये भी ऐसे हो गई, अगर ये सरफेस ऐसे हो जाए तो ये भी देखो ऐसे हो जाएगी, है ना। तो जैसा भी सरफेस होता है नॉर्मल हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है। देखो ये रही नॉर्मल, डू डू डू, देखो जैसा भी सरफेस हो जाएगा नॉर्मल हमेशा उसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स कहलाता है। इसको हमें अभी पढ़ना है, ठीक है, इसको हमें अभी पढ़ना है भाई। नॉर्मल फोर्स हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे हम लोग? हम लोग पढ़ेंगे टेंशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग?
टेंशन पढ़ेंगे, टेंशन, रस्सी में खिंचाव, टेंशन माने खिंचाव खिंचाव खिंचाव, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन, जिसका हमने अलग से एक चैप्टर ही बना दिया भाई साहब, है ना। फ्रिक्शन को तो मैं अलग से एक चैप्टर ही बोल देता हूं, हालांकि चैप्टर तो क्या वो ये 3 प्रकार के कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, उन तीनों में से एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो बस कोई खास बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा, नॉर्मल फोर्स, जो कि आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा क्या है, टेंशन, जो कि आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा फ्रिक्शन, जिसको पढ़ने में अभी थोड़ा सा समय है, इस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के जस्ट बाद एक नया चैप्टर में शुरू करूंगा फ्रिक्शन के नाम से भाई साहब, तो उसमें फ्रिक्शन पढ़ाया जाएगा। अच्छा सर, आपने बोला था 4 प्रकार के फोर्स होते हैं, तो सर चौथा फोर्स कौन सा है, सुनो। चौथा फोर्स जो होता है बेटा, वो होता है न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। कौन से होते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस। इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है भाई साहब न्यूक्लियर फोर्सेस। ये वही फोर्स है जो न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स को साथ में बांध करके रखता है। बेटा आप लोग 10वीं क्लास में भी ये बात पढ़ के आए हैं कि भाई साहब जो सेम तरह के चार्ज होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं भाई साहब। तो न्यूक्लियस का जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो तो बड़ा छोटा सा होता है ना, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। अब उसी में बहुत सारे प्रोटॉन भरे गए हैं। सोच करके देखो, यूरेनियम जैसा एटम भाई साहब, उसमें तो बहुत सारे प्रोटॉन है कि नहीं। तो वो प्रोटॉन तो एक दूसरे से रिपेल करने चाहिए ना, बहुत दूर दूर भाग जाने चाहिए ना। तो न्यूक्लियस तो कभी बनना ही नहीं चाहिए, पर न्यूक्लियस तो बनता है यार। वो बहुत सारे प्रोटॉन आपस में इकट्ठे रहते हैं भाई साहब, भाइयों की तरह रहते हैं। तो ऐसे कैसे यार, सेम तरह के 4 साल आपस में मतलब रिपेल क्यों नहीं कर रहे। न्यूक्लियस तो बनना ही नहीं चाहिए भाई साहब, ये बनाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फोर्सेस जो है ना, उनके साथ आपस में बांध करके रखते हैं। वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उनके बीच का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो होता है कि सेम तरह के चार्ज आपस में भगाएंगे एक दूसरे को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बहुत भयंकर कोशिश करता है कि साले भग जाओ, दूर दूर हो जाओ, तुम साले सेम तरह के हो, दूर दूर भागो। परंतु ये न्यूक्लियर फोर्स ऐसे आपस में से ऐसे भाई साहब जकड़ करके रखता है उसको। तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है भाई साहब। ये बात समझ आ गई। +2 में बिल्कुल एंड में आपको पढ़ाई जाएगी मॉडर्न फिजिक्स। क्या पढ़ाई जाएगी, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाई जाएगी भाई साहब। उस मॉडर्न फिजिक्स में आप लोगों को भाई साहब इन्हीं की चर्चा करवाई जाएगी, इनकी चर्चा, इनसे रिलेटेड चर्चा, सारी की सारी चर्चा जो करी जाएगी न्यूक्लियर फोर्सेस की, वो कहां करी जाएगी, मॉडर्न फिजिक्स में करी जाएगी। इसके अलावा जब केमिस्ट्री की जब शुरुआत होती है ना, वो शुरू में आपको पढ़ाते हैं बोर्स मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, उसमें सब इसकी बात करते भी हैं थोड़ा बहुत। बाकी फिजिक्स में हम इसकी बात काफी डिटेल में करने वाले हैं, तो बहुत मजा आएगा यार अपने को, है ना। ये बात हो गई। तो ब्रॉडली ये 4 प्रकार के फोर्सेस हैं, इनकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं +2 के शुरू के 4-5 चैप्टरों में। ये चर्चा आपके साथ अभी करी जाएगी। वर्क पावर एनर्जी के बाद आपको ग्रेविटेशन ही पढ़ाया जाएगा, तो उसमें इसकी चर्चा मैं करूंगा। कॉन्टैक्ट फोर्सेस की इन तीनों की चर्चा हम लोग ब्रॉडली करने वाले हैं। सबसे पहले नॉर्मल फोर्स, देन टेंशन एंड देन फ्रिक्शन, और इसकी चर्चा करेंगे हम +2 के कोर्स में सबसे आखिरी में भाई साहब, बिल्कुल सबसे आखिरी में करेंगे। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पहले पढ़ाने से पहले कर लूंगा, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स की बात में करेंगे उसमें, है ना, मॉडर्न फिजिक्स में इसकी बात करी जाएगी। तो ब्रॉडली हमारे पास इस प्रकार की ये चीजें हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब मैं आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की तरफ लेकर के चलता हूं कि पहला लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ क्या कहता है, कैसे सवाल बनाए जाते हैं, क्या फ्री बॉडी डायग्राम होता है, वो सब की बातें मैं आपके साथ अब कर लेता हूं। बात समझ आ गई। और उसी में इनको भी इनकॉर्पोरेट कर दूंगा कि भाई नॉर्मल फोर्स क्या होता है, टेंशन क्या होती है, ये सारी बातें हम लोग वहां पर कर लेंगे। आई होप मुझे अभी तक का पढ़ाया एकदम ढंग से समझ आ गया होगा, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। तो आना बोलो यार, पक्का समझ आया ना। चल एक काम कर, इसका अच्छा सा तुम लोग ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ा देता हूं। आओ बेटा चलो, अब चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, है ना। और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। मैंने कहा ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है भाई, इनर्शिया होता है जड़त्व। क्या होता है, जड़त्व, है ना। कि कोई बॉडी अगर रुकी है तो बस वो रुकी ही रहना चाहती है, वो नहीं चाहती कि उसको चलना पड़े, है ना। कोई बॉडी अगर चल रही है तो वो चलते ही रहना चाहती है, उसी दिशा में चलता रहना चाहती है। इनर्शिया 3 प्रकार का होता है, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है कि कोई बॉडी रुकी है तो भाई वो रुकी ही रहेगी, वो नहीं चाहती कि भाई साहब उसको चलना पड़े। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो चाहेगी कि उसको भाई साहब मोशन में रहे भाई साहब, जब तक कि बाहर से उसको रोका ना जाए। एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है तो तब तक चलती रहेगी जब तक आप स्टीयरिंग से उसको ना मोड़ दो, है ना। तो इसलिए इसको बोला जाता है इनर्शिया ऑफ, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। और सही मायने में जानते हो, इसको न्यूटन ने सबसे पहले नहीं बताया था, इसका सबसे पहले बताया था गैलीलियो ने, ओके। तो बेसिकली दिस वाज गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। क्या था ये, इनिशियली क्या था,
गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया, बट फिर भी अपन इसको न्यूटन के नाम से पढ़ते हैं क्योंकि न्यूटन वाज द वन जिसने पूरी मैकेनिक्स को भाई साहब एक जगह समेट करके वो लेकर के आया, एक जगह ऑर्डरली अरेंजमेंट में उसने प्रेजेंट किया, इसलिए उसको न्यूटन के नाम से जाना जाता है। परंतु वाकई में भाई साहब सबसे पहले किसने बताया था? गैलीलियो ने बताया था। और किस नाम से बताया था? गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। आप लोग कभी गूगल पर भी इसे करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। और क्या कहता है? बिल्कुल बेसिक सी स्टेटमेंट है, कभी जेईई और नीट में हमारे काम नहीं आने वाली है, परंतु पढ़ाना है, ऑर्डर में चलना है तो पढ़ा लेते हैं, उसको कोई खास बात नहीं है, ठीक है। सुनो क्या कहता है, ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट, सुनो इट स्टेट्स दैट, क्या कहता है ये? इट स्टेट्स दैट अ बॉडी विल कंटिन्यू, अ बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन until unless it is compelled by any external force to change its state, बस इतनी सी बात कहता है ये, ठीक है। क्या कहता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। कब तक? जब तक कि आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसको मजबूर ना कर दो रुकने के लिए या चलने के लिए, है ना। अगर चल रही है तो रुकने पर जब तक आप उसको मजबूर ना कर दो, और रुकी हुई है तो चलने पर आप उसे मजबूर ना कर दो, तब तक वो वैसी ही है, रहेगी जैसा वो है ना। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि आप उसको कोई बाहरी फोर्स लगा करके मजबूर ना कर दो उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। बस इतनी सी बात कही, आपने किसी काम की नहीं है, फालतू टाइम पास एकदम, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सुनो हवा, देखो ध्यान से देखो। तो ये हो गई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, गैलीलियो ने दिया था, बात खत्म भाई साहब, इतनी पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। अच्छा भाई, न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ये बहुत काम की बात है, सारे सवाल अपने फिर यहीं से बनते हैं, है ना। न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भाई साहब ये चीज का बेसिस है जहां से अपने सवाल बनने वाले हैं, ठीक है। लगभग हर एक सवाल में भाई साहब इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत बढ़िया सा लॉ है, सुने उसे जरा ध्यान से। क्या कहता है? ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ body is directly proportional to the amount or magnitude of the external force applied on the body। सुनो मेरी बात ध्यान से देखो, काइनेमेटिक्स में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़ाई, आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया गया, वेलोसिटी पढ़ाई गई, एक्सेलरेशन पढ़ाया गया। असल मायने में जानते हो एक्सेलरेशन आता कहां से है? किसी बॉडी के ऊपर जब आप फोर्स लगाते हो तब उसके ऊपर एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन से क्या होता है? बॉडी की रफ्तार चेंज होती है। माने अगर पहले बॉडी रेस्ट पर थी, अब अगर वो चेंज हो गई तो वो चलने लग जाएगी, और जब चलने लग जाएगी तो उससे डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो असल मायने में डिस्प्लेसमेंट क्यों आता है? वेलोसिटी की वजह से आता है। वेलोसिटी क्यों आती है? एक्सेलरेशन की वजह से आती है। एक्सेलरेशन कहां से आता है? फोर्स से आता है भाई साहब। जब फोर्स लगाओगे तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उस एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी की रफ्तार चेंज होगी, तो बॉडी चलने लगेगी, तो मूव करेगी, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। बात समझ आ रही है? 110% एकदम, कोई खास बात तो नहीं है ना। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से देखो क्या बोला गया, एकदम लाइन बाय लाइन उसको डिकोड करते हैं। सुनो, द रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है किसी क्वांटिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। माने वेलोसिटी में समय के साथ अगर बदलाव हो रहा है तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन है। अगर बॉडी की पोजीशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर बदलाव हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, मतलब वेलोसिटी है। हाँ, तो मतलब अगर समय के साथ साथ चेंज हो रहा हो तो क्या कहा जाएगा कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज मेजर किया जा रहा है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी।
माने आप बाहर से जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे बॉडी के मोमेंटम में उतना ही चेंज आएगा। मोमेंटम माने P इज इक्वल टू mv, वो मोमेंटम होता है, जानते हो ना, द अमाउंट ऑफ मोशन प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, है ना बेटा। मोमेंटम को यहां लिख देता हूं मैं कि मोमेंटम को हम लोग P से दिखाते हैं और P इज इक्वल टू mv ऐसे होता है, और वेक्टर क्वांटिटी होता है ऑब्वियसली, क्योंकि सामने वेलोसिटी है ना, तो ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी इसको होना पड़ेगा। और जो यूनिट होती है देखो मास इंटू वेलोसिटी, माने क्या, केजी और मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसकी एसआई यूनिट हो गई, ठीक है। कैसी यूनिट हो गई? एसआई यूनिट हो गई। सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो अगर मोमेंटम में चेंज लाना है तो या तो बॉडी का मास को चेंज कर दो या आप उसकी वेलोसिटी को चेंज कर दो। अब मान लो आप मेरे मोमेंटम में चेंज करना चाहते हो तो मेरे मास को थोड़ी चेंज कर सकते हो। हाँ सर हाथ काट के अलग कर देंगे सर, मास चेंज हो गया, देखो घट गया आपका सर। टांग काट देंगे सर हम आपकी, सर देखो टांग कट गई तो मास, अबे ऐसा नहीं करना है, मेरा एज अ होल तुमको मोमेंटम चेंज करना है। तो मेरा मास तो चेंज नहीं कर सकते हो, है ना बोलो, परंतु मेरी वेलोसिटी तो चेंज कर सकते हो ना। अगर मैं तेज भागने लगूं तो क्या मेरा मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाएगा? हाँ, क्योंकि मेरी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं धीरे धीरे चलने लगूं तो भाई साहब उस समय मेरी वेलोसिटी बहुत कम होगी, तो मेरा मोमेंटम बहुत कम होगा। हाँ ये बात बोलो, बात समझ आई? अब सोच करके देखो, मैं धीरे धीरे चल रहा था, तुम मेरे को पीछे से धक्का मार दो, तो मेरे को पीछे से धक्का मार दो तो क्या अचानक से मेरी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी? क्या मैं ज्यादा तेजी से आगे जाऊंगा क्या? बोले हाँ सर। तो मेरे क्या मोमेंटम में चेंज हुआ? बोले हाँ सर। क्यों हुआ? क्योंकि तूने फोर्स लगाया, क्योंकि तूने फोर्स लगाया। तू सोच करके जितना ज्यादा धक्का लगाएगा, तू जितना ज्यादा जोर से मुझे धक्का मारेगा, क्या मेरे मोमेंटम में उतना ही ज्यादा चेंज आएगा? हाँ साला, अब बात समझ आई। मतलब कि जितना फोर्स लगाया जाता है बॉडी के मोमेंटम में उतना ही ज्यादा चेंज आ जाता है। यही तो कहा भाई साहब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने, क्या कहा कि भाई साहब जो आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, डी बाई डी टी ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जनरली 1 माना जाता है, तो आप सिंपली ये कह देते हो कि जो एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज इक्वल टू डीपी बाय डी टी, दैट इज इक्वल टू डीपी बाय डी टी। बोलो बात समझ आई? पक्का ये होता है भाई साहब न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सर हमने तो F इज इक्वल टू m में पढ़ा था। अरे वही है ये, वो तो वहां से आता है, वो कंसीक्वेंस है। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है और F इज इक्वल टू m में उसका कंसीक्वेंस है, उसका रिजल्ट है। सर ऐसा कैसे? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। अब जैसे मान लो आप मेरे मोमेंटम की बात करते हो तो मेरा मास तो कांस्टेंट है ना, वो चेंज तो नहीं कर सकता ना, और P इज इक्वल टू mv होता है। सुनो यहां पर पुट करके देखो उसे, देखो पुट करके देखो तो देखो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ m इंटू वी, यही था ना मोमेंटम। देखो पुट कर दिया मैंने वहां पर, और मास तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। और डिफरेंशिएशन तुमको करनी आनी चाहिए भाई साहब, वो मैथमेटिकल टूल के नीचे प्लेलिस्ट पड़ी है, उसको देख करके आना, या फिर सीधा टाइप कर लेना उसमें, यूट्यूब पर टाइप कर लेना डिफरेंशिएशन, देन डाल देना फन विद फिजिक्स, तो आपको मिल जाएगी, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, सुनो मेरी बात, देखो मास कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा ना। सुनो तो क्या आ जाएगा, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू m इंटू और dv वेक्टर बाय dt। अब बताओ मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? अभी बोला था थोड़ी देर पहले, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो भाई साहब F एक्सटर्नल क्या आ गया? F एक्सटर्नल आ गया m इंटू a, है ना, ये बात हो गई, है ना। इस नाम से बोला जाता है और ये तो हम जानते थे, है ना। इसे कभी कभी हम लोग ऐसा भी लिख देते हैं कि F नेट इज इक्वल टू बॉडी का ही मास इंटू बॉडी का ही एक्सेलरेशन। मतलब बॉडी के ऊपर जो भी नेट फोर्स है वो किस में रिजल्ट करेगा? वो मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी के प्रोडक्ट में रिजल्ट करेगा। मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा, इसमें कोई खास बात नहीं। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी एकदम पक्का। इसको एक बार अच्छे से नोट करेंगे, अच्छा से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से। आओ बेटा सुनो ध्यान से देखो। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया? अभी मैंने आप लोगों को ये बताया कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस प्रकार की है ना, कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी जो होता है वो किसके बराबर होता है? बॉडी के मास और बॉडी के एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस चीज का प्रूफ अभी हम लोगों ने कर लिया कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू बॉडी का ही मास, उसी बॉडी का ही मास इंटू उसी का ही एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अगर एक टाइम पास सवाल इस तरह से दे दिया जाए, मतलब महा टाइम पास सवाल, टाइम पास भी नहीं महा टाइम पास सवाल, कि भाई साहब ये कोई धरती माता है और धरती माता के ऊपर यहां पर ये एक 10 किलो का डब्बा रखा हुआ है और आप इसे 20 न्यूटन का फोर्स लगा करके ऐसे आगे खींच रहे हैं, और आपको बोल दिया जाए कि भाई साहब इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है,
तो मुझे तो पता है कि इस बॉडी के ऊपर अभी मुझे सिर्फ 20 न्यूटन का फोर्स ही नजर आ रहा है, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब कि भाई साहब ये जो 20 न्यूटन का फोर्स है ये इसी बॉडी के मास मल्टीप्लाइड बाय इसी बॉडी के एक्सेलरेशन के बराबर होने वाला है। तो जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 2 मीटर और पर सेकंड स्क्वायर भाई साहब, है ना। हालांकि भाई साहब वास्तव में तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके के सवाल कराने वाला हूं, मजा आ जाएगा बिल्कुल एकदम। पर रिक्वायरमेंट ये है कि आपको वेक्टर का ज्ञान हो और आप लोगों को कंपोनेंट तोड़ने आते हो। अगर कंपोनेंट तोड़ने नहीं आते, वेक्टर का ज्ञान नहीं है, तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक तो पड़ा ही हुआ है। इसके अलावा आप यूट्यूब पर टाइप भी कर सकते हैं वेक्टर्स एंड देन फन विद फिजिक्स, आपको मिल जाएगी, कोई खास बात नहीं है ना। आ जाओ सुनो। और उसमें वो बहुत सारी वीडियोज हैं प्लेलिस्ट में ना, परंतु आप क्या करें कि आप एक जो वीडियो कंपोनेंट वाली है ना उसको देख करके आप इसे आगे बढ़ सकते हैं। उसमें मैंने बहुत बढ़िया ढंग से कंपोनेंट तोड़ने सिखा रखे हैं। मुश्किल से कोई 15-20 मिनट की वीडियो होगी, उसको देख करके अगर यहां पर आ जाएंगे तो बहुत अच्छा है, और कंपोनेंट तोड़ने आते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, सुनो मेरी बात, आ जाओ ध्यान से देखो। तो ये बात हो गई भाई साहब, है ना। अच्छा, लगे हाथ क्या करते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की भी बात करते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको सवालों के ऊपर ले चलूंगा, एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर मैं आपको ले चलूंगा। ठीक है, सुनो मेरी बात बेटा। तो जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एक उसकी ऐसी फैंसी सी स्टेटमेंट होती है, लो मैं भी लिख देता हूं, कोई खास बात नहीं है, फिर उसके बाद समझा दूंगा तुमको ढंग से। क्या कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना, ऑपोजिट रिएक्शन, है ना, ये बात है ना। अब सिंपल शब्दों में सुनते हैं उसको कि बस सिंपल शब्दों में क्या मतलब है उस चीज का कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऐसा बोला जाता है बेटा कि अगर आप जितना फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगाते हैं वो बॉडी भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स वापस लगाती है, परंतु अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। इसको बोला जाता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये थर्ड लॉ है कि आप किसी बॉडी पर जितना फोर्स लगाएंगे वो बॉडी भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी, परंतु अपोजिट दिशा में लगाएगी। इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस से और अच्छा समझ सकते हैं। अगर मैं इस प्रकार से बोल देता कि मान लीजिए ये कोई बॉडी है जिसका मास m1 है और ये कोई बॉडी है जिसका मास है m2, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा कि हम लोग 9th क्लास में पढ़ करके ये आ रखे कि दुनिया की कोई भी दो बॉडीज वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती हैं। ये वाली बॉडी कहती है दूसरी वाली बॉडी से, ए मेरी तरफ आजा आजा आजा, और वो जो दूसरी वाली बॉडी है वो भी पहले वाली को कहती है कि अरे तू मेरी तरफ आजा आजा आजा, ऐसे खींच रही होती है भाई साहब। तो इस तरह के जो फोर्सेस होते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं। सुनो यहां पर इसे प्लॉट करके दिखाता हूं तुम्हें, देखो क्या कहती है। ये जो m1 मास है ना, ये इस m2 मास को बोलता है कि अरे तू मेरे तरफ आजा, है ना, तो अपनी तरफ बुलाएगा तो एक फोर्स लगाएगा। दिस इज द फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1, है ना। ये बॉडी 2 के ऊपर लगने वाला फोर्स है। इस तरफ भाई साहब बॉडी जो 1 है ये अपनी तरफ खींच रही है उसको, कह रहे तू मेरी तरफ आजा भाई साहब, आजा आजा आजा। और ये जो बॉडी 2 है ये बॉडी 1 को अपनी तरफ खींच रही है, नहीं 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 तू मेरी तरफ आजा ना, ऐसे कैसे यार, है ना। तो ये अपनी तरफ बुलाती है उसको, है ना, ये अपनी तरफ बुलाती है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1, है ना। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? वो ये कहता है बेटा कि द फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू दैट ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1। ये कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ कि बॉडी दूसरी पर जितना फोर्स लगाएगी वो इक्वल होगा और अपोजिट होगा उस फोर्स के जो फोर्स बॉडी 2 ने बॉडी 1 पर लगाया है। ये बात होती है। और बेटा जानते हो इस तरह के फोर्सेस को हम एक्शन एंड रिएक्शन पेयर भी कहेंगे बाद में, जब डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो उन्हें एक्शन एंड रिएक्शन पेयर कहा जाएगा। अच्छा, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर क्या होते हैं सर? बेटा ध्यान से देखो कि ऐसे फोर्सेस, ठीक है, द फोर्सेस कौन कौन से फोर्सेस को एक्शन एंड रिएक्शन पेयर कहा जाएगा? सुनना जरा ध्यान से। विच acts on two different bodies having the same nature, equal in magnitude and opposite in direction। जो फोर्सेस इन 4 कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे उन फोर्सेस को क्या कहा जाएगा? एक्शन एंड रिएक्शन पेयर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एक्शन
एंड रिएक्शन पेयर, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। आप लोग बहुत ध्यान से देखें, आप लोग ये बात समझ पाएंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ पाएंगे। सुनो, बॉडी 1 बॉडी 2 पर जो फोर्स लगा रही है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, बॉडी 2 बॉडी 1 पर जो फोर्स लगा रही है वो भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो दोनों फोर्सेस का नेचर तो बिल्कुल सेम है। ये जो फोर्स है, ये जो F12 है, ये बॉडी 1 पर लग रहा है, F21 बॉडी 2 पर लग रहा है, तो अलग अलग बॉडीज पर भी लग रहे हैं। और फोर्स पहली बॉडी जितनी दूसरा बॉडी पर लगा रही है, दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर उतना ही फोर्स लगा रही है। तो वैसे मैग्नीट्यूड भी सेम है। वैसे पहली बॉडी दूसरी को अपनी तरफ खींचना चाहती है, दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी को अपनी तरफ खींचना चाहती है, तो डायरेक्शन भी अपोजिट है। इसलिए बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं ना, उनको एक्शन एंड रिएक्शन पेयर कहा जाता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं, दे आर ऑल्सो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। क्या हमें बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल भी बता दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटोस्टैटिक नहीं, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। जो मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं वो कभी एक्शन रिएक्शन पेयर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बात करेंगे उसकी। हालांकि मैंने बात कर रखी है, वीडियो अवेलेबल है ना, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप +2 वाला कोर्स भी पूरा करना चाहें तो वो अवेलेबल है चैनल के ऊपर, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। सुनो मेरी बात, तो 2 एग्जाम्पल, पुख्ता एग्जाम्पल बताए गए, परमानेंट एग्जाम्पल। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में आते हैं। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, है ना। थ्योरी वाला पोर्शन यहां पर मैंने निपटा दिया है, खत्म। न्यूटन के तीनों लॉ बता दिए, नियम बता दिया, सब बता दिया, खत्म कर दिया भाई सब बात। इक्वेशन बता दी काम की, जो इक्वेशन F = ma, F net = ma, बॉडी का ही मास मल्टीप्लाइड बाय बॉडी का ही एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन दैट बॉडी। बात खत्म। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि मैं समझ आ गया होगा। अब मैं एप्लीकेशन पार्ट की तरफ लेकर के चलता हूं वीडियो को। बोलो, बात समझ आ गई? पक्का? ढंग से एकदम? चल, इसको अच्छे से नोट करेंगे, बढ़िया ढंग से इसका अच्छा स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आओ बेटा सुनो मेरी बात। देखो, मैंने तुम्हें वीडियो की शुरुआत में बताई कि हमारे पास 3 तरह के कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, ठीक है। पहला होता है नॉर्मल फोर्स, दूसरा होता है टेंशन, एंड देन तीसरा होता है फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले बात कर लेता हूं नॉर्मल फोर्स की। यार ये नॉर्मल फोर्स होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है साला, कैसे सवाल बनते हैं? अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो। नॉर्मल फोर्स की बात करता हूं मैं आपके साथ, ठीक है। नॉर्मल फोर्स, ओके, नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं हम लोग। बिल्कुल आसान है, कोई बिल्कुल परेशान नहीं हो ना, नॉर्मल सी बात है बिल्कुल एकदम, है ना। सुनो, नॉर्मल फोर्स की नॉर्मल सी बात एकदम, ठीक है। इसको जनरली हम लोग ऐसे एन से दिखाते हैं, कैपिटल एन से दिखाते हैं, ओके। अब होता क्या है नॉर्मल फोर्स? सुनो मेरी बात, देखो कुछ बातें बोली गई, ठीक है। बोला गया कि इट ओरिजिनेट्स बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ 2 सरफेसेस। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। 2 सरफेसेस के कांटेक्ट की वजह से ओरिजिनेट होता है, बहुत बढ़िया। दूसरी बात क्या बोली गई? दूसरी बात बोली गई कि इट ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। बहुत बढ़िया भाई, कॉन्टैक्ट सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है। नॉर्मल डायरेक्शन का क्या मतलब होता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसीलिए इसे नॉर्मल फोर्स बोला जाता है ना। अच्छा, तीसरी बात क्या बोली गई? तीसरी बात बोली गई कि इट एक्ट्स इन सच अ वे दैट इट ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी। ये किसी बॉडी को कंप्रेस करने का प्रयास करता है, बेसिकली जिसको कंप्रेस करने का प्रयास करता है, दबाने का प्रयास करता है, इस प्रकार से ये काम करता है। ये 3 लाइनें नॉर्मल फोर्स के बारे में बोली गई, अगर ये याद रह जाएंगी तो भाई साहब कोई भी नॉर्मल फोर्स निकालने में मेरे को कभी कोई समस्या होने वाली नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आओ सुनो ध्यान से देखो, तो एक एग्जाम्पल के साथ उसकी शुरुआत करते हैं। सुनो, मैंने बोला बेटा मान ले कि धरती माता है। बच्चा बोला ठीक है सर, आप कह रहे हो तो मान लेंगे। और धरती माता के ऊपर यहां पर एक डब्बा रखा हुआ है, मान लीजिए m मास का, है ना। तो आप ध्यान से देखिए, तो डब्बा का ये सरफेस और धरती माता, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए तो आपस में कांटेक्ट में है, आपस में कांटेक्ट में है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एकदम पक्का पक्का सोच लो। तो भाई साहब आप ध्यान से देखेंगे बेटा, ये बात ध्यान से देखेंगे तो इस डब्बे का जो वेट है वो तो नीचे की तरफ लगने वाला है, जिसे हम mg कहते हैं। वेट इज अ फोर्स जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, हमने mg बोल दिया। तो जो डब्बा है ना, वो अपने वजन के द्वारा धरती माता को कंप्रेस करना चाहता है नीचे के तरफ, नीचे के तरफ, नीचे के तरफ।
तो धरती माता बोलेगी अच्छे साले ऐसे कंप्रेस कर देगा। तो धरती माता ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी उस डब्बे के ऊपर, धरती माता ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी उस डब्बे के ऊपर, बोलेगी अच्छा तू मुझे कंप्रेस कर रहा है तो ले मैं तुझे कंप्रेस कर देती हूँ। वो धरती माता को कंप्रेस कर रहा है, धरती माता बोले अच्छा ले साले मैं तुझे कंप्रेस कर देती हूँ। तो भाई साहब धरती माता ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी। आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, तो कॉन्टैक्ट सरफेस तो ये रहा और धरती माता ने इस कॉन्टैक्ट सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाया कि धरती माता इस डब्बे को कंप्रेस करना चाहे। अच्छा, इस फोर्स को बोल दिया गया बेटा नॉर्मल फोर्स। क्या बोल दिया गया? नॉर्मल फोर्स। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये mg फोर्स की वजह से क्या ये डब्बा जमीन में धंस गया था? बोले नहीं। क्या जो धरती माता ने ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाया, क्या उस नॉर्मल फोर्स की वजह से डब्बा हवा में उड़ गया क्या ऊपर? बोले नहीं। हाँ ना बोलो, नहीं उड़ा ना। अब मैं धरती माता के ऊपर खड़ा हुआ हूं, तो मैं नीचे वेट लगा रहा हूं, धरती माता ऊपर नॉर्मल लगा रही है, क्या मैं नीचे धंस गया क्या? बोले नहीं। क्या मैं ऊपर हवा में उड़ गया क्या? बोले नहीं। इसका मतलब कि ऊपर की तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ वाले फोर्स। सोच करके देख, अगर ऊपर की तरफ वाले फोर्स ज्यादा होते तो मैं वहां भग जाता ना, अगर नीचे की तरफ वाले फोर्स ज्यादा होते तो मैं नीचे भग जाता, परंतु मैं तो खड़ा हुआ हूं। सोच करके देखो, मान लो मैं यहां पर खड़ा हो जाऊं अपने हाथ ऐसे फैला करके, मुझे एक रस्सी से इधर की तरफ खींचा जाए, एक दूसरी रस्सी से इधर की तरफ खींचा जाए, तो जो ज्यादा तेज खींचेगा, ज्यादा फोर्स की तरफ, ज्यादा फोर्स से खींचेगा, मैं उसी तरफ भाग जाऊंगा भाई साहब, है ना। तो बॉडी का जो मोशन होता है वो नेट फोर्स की तरफ होता है, बड़े फोर्स की तरफ होता है। परंतु यहां तो ये बॉडी आराम से रखी हुई है भाई साहब, हिल के ही ना दे रही है, ना तो नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है। इसका मतलब कि भाई साहब यहां पर नॉर्मल जो है वो mg के बराबर है। हाँ, ये बात भाई साहब। अच्छा, मैं तुम्हें आज ही ये बात बता देता हूं, आगे भी ये बात बताऊंगा, हालांकि बाद में भी बताऊंगा। आप लोग के साथ लिफ्ट प्रॉब्लम वगैरह बहुत सारी चर्चाएं करी जाएंगी, उसमें भी बताया जाएगा, परंतु मैं आज भी आपको ये बात यहां पर लिख करके बता देता हूं कि जो तराजू होती है ना, तराजू समझते हो? वेइंग मशीन जो तराजू होती है ना बेटा, वो नॉर्मल मापती है, वो मास नहीं मापती, वो वेट नहीं मापती। तराजू क्या मापती है भाई साहब? नॉर्मल मापती है। अ वेइंग मशीन मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन। अभी लिख देता हूं भाई साहब, अ वेइंग मशीन मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन। भाई साहब नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है, वो नॉर्मल रिएक्शन बोल देते हैं इसे। नॉर्मल फोर्स को ना नॉर्मल रिएक्शन भी बोल देते हैं, क्योंकि रिएक्शन लगाया नहीं है, आपने धरती माता के ऊपर फोर्स लगाया, धरती माता ने रिएक्ट करा ऊपर की तरफ, है ना, इसलिए इसे नॉर्मल रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन भी बोल दिया जाता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। बोला ठीक है सर, आपकी बात समझ आ गई, है ना। यहां पर सर आपकी बात हमें सर बहुत अच्छे से समझ आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात सुने, मैं आपको और समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैंने बोला कि मान लीजिए ये धरती माता है, ठीक है, ये कोई ए डब्बा है और ये उसके साथ ज्वाइन करके यहां पर ऐसे बिल्कुल टच करके एक और डब्बा रख दिया गया बी, ये डब्बा है ए, है ना। आप क्या कर रहे हैं, आप इस ए डब्बे के ऊपर मान लो आप बाहर से ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, है ना। बात समझ आ गई? सोच के देखो, अच्छे से समझ आ रही है ना। सोचो अब क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं उसे देखते हैं। देखो, इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, वेट ऑफ बॉडी ए। तो धरती माता भी तो ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन ऑन बॉडी ए, हाँ, ड्यू टू ग्राउंड मैं लिख देता हूं यहां पर, है ना। और सुनो भाई साहब, बॉडी बी जो है वो नीचे की तरफ अपना वेट लगा रही होगी, वेट ऑफ बॉडी बी। तो धरती माता भी तो ऊपर की तरफ इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी, नॉर्मल रिएक्शन ऑन बॉडी बी ड्यू टू ग्राउंड। अब सोच करके देखो, आप बाहर से फोर्स लगा रहे हो तो ये बॉडी ए उस बॉडी बी को दबाने का प्रयास कर रही है, नॉर्मल फोर्स तो लगा रही है उसके ऊपर, है ना। तो भाई साहब ये बॉडी ए बॉडी बी के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रही है, नॉर्मल फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी। तो बॉडी बी ने देखा, अच्छा साला मुझे दबाने का प्रयास कर रही है तू, ले मैं भी दबा देती हूं उस तरफ भाई साहब। तो बॉडी बी भी इसके ऊपर इधर की तरफ एक फोर्स लगाएगी भाई साहब, ऐसे फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, है ना, ऐसे फोर्स लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी। एरो सही जगह से दिखानी चाहिए, यहां से नहीं दिखानी चाहिए, इसको यहां से दिखा लेता हूं, है ना, और इसको अपन यहां से दिखा लेते हैं, यहां से, है ना। ये बात, बॉडी ए ने इधर फोर्स लगाया और बॉडी बी ने इधर फोर्स लगाया, तो भाई साहब ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये सिस्टम की पूरी बात है। आई होप हमें ढंग से समझ आ गया होगा, है ना। थोड़ा थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूं ताकि क्लैरिटी बन जाए अच्छे से, है ना, कि भाई फोर्स किसके ऊपर लग रहा है उसी बॉडी के ऊपर दिखाना चाहिए ना, उसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, है ना। अगर ये बॉडी बी पर फोर्स लगाया तो बॉडी बी में ही दिखाया है, बॉडी ए पर फोर्स लगाया तो बॉडी ए में ही दिखाया है। बोलो बात समझ आई? कोई खास बात तो नहीं है ना, अभी खत्म नहीं हो नॉर्मल, अभी तो बहुत सारे इलस्ट्रेशन बाकी हैं, तभी तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी। इन एक आधे सवालों से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, अभी तो बहुत सारी बातें और करनी बाकी हैं।
आई होप हमें इतनी बात तो समझ आई होगी ताकि मैं तुम्हें और सवाल बता सकूं। आ गई ना? पक्का? थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं चर्चा को? देखो अच्छे से इसको एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं तुम्हें और आगे चर्चा कराता हूं। आओ बेटा सुनो, देखो और सवाल कराता हूं मैं तुम्हें ना, थोड़े से और एग्जाम्पल बताता हूं। देखो ऐसा बोला गया कि मान लीजिए इस तरह से ना अपने ऊपर अपने पास एक ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है ना। इंक्लाइंड प्लेन माने ऐसा टेढ़ा फट्टा रखा हुआ है ना, और बोला गया कि यहां पर एक डब्बा ऐसे रख दिया गया है ना। मान लो ये हो गया डब्बा ए और ये हो गया डब्बा बी, है ना। तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ध्यान से देखो, तो कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सा है? ये है वो कॉन्टैक्ट सरफेस, है ना, ये है वो कॉन्टैक्ट सरफेस। अच्छा, तो नॉर्मल फोर्स तो हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है और ऐसे लगती है कि वो बॉडी को दबाना चाहेगी, है ना। तो बॉडी बी जो है ना, जो बॉडी बी है वो इस बॉडी ए पर ऐसे फोर्स लगाएगी, है ना, और इसको दबाना चाहेगी। देखो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर भी है और बॉडी ए को दबाना भी चाह रही है ना। सो दिस इज द फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी। और बॉडी ए भी तो बॉडी बी को दबाना चाहेगी। बॉडी देखेगी अच्छा साला तो मुझे दबा रही है, ले रुक, ऐसे भाई साहब ऐसे फोर्स लगा देगी। तो दिस विल बी द फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी ए, है ना। वो बॉडी बी को दबाना चाहेगी, बॉडी बी इसको दबाना चाहेगी, है ना, और इस तरह से लगेंगे हमारे नॉर्मल फोर्सेस। आई होप हमें बात समझ आ रही है। अरे पक्का सोच ले। अब बेटा इसके अलावा क्या होता है ना कि कुछ होते हैं थोड़े से जरा टिपिकल केसेस, है ना। अब देखो ध्यान से देखो, तो इसमें दोनों के दोनों सरफेसेस फ्लैट थे, है ना। डब्बे का भी सरफेस फ्लैट था और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ना, इसका भी सरफेस फ्लैट था। कभी कभी क्या होगा कि आपको सरफेसेस जो है वो फ्लैट मिलने वाले नहीं है, तो उस समय फिर गड़बड़ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक इलस्ट्रेशन दिखाता हूं, सुने जरा ध्यान से, है ना। मैंने बोला कि मान लो ये ऐसे ना, ये है हमारी दीवार, ठीक है, ये है हमारी दीवार और ये है हमारी धरती माता, ठीक है। दीवार और धरती माता है और इनके सहारे से ना यहाँ पर एक सीढ़ी खड़ी हुई है। सीढ़ी समझते हो ना, लेडर, लेडर, है ना। सीढ़ी खड़ी हुई है, मान लो लेडर ऐसे, ठीक है, ये खड़ी हुई है। अब बोला जाएगा देखो टचिंग तो यहां पर भी हो रही है। लैडर का जो पॉइंट है वो दीवार को टच कर रहा है और लैडर का एक पॉइंट देखो इस सरफेस को टच कर रहा है, नीचे ग्राउंड को टच कर रहा है ना। ये है हमारी वॉल और ये है हमारी ग्राउंड, ठीक है, धरती माता हमारी, है ना, धरती माता। तो बोला गया अब बताओ नॉर्मल फोर्स कैसे होंगे। अब बच्चा कंफ्यूज, बोले सर यहां तो सर दोनों फ्लैट थे सर, तो आराम से बना पाए सर, कोई दिक्कत नहीं। सर यहां तो एक सरफेस तो पॉइंटेड सरफेस है और दूसरा वाला कैसा है, दूसरा वाला फ्लैट है, तो सर कैसे बनाऊं सर, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। तो बेटा जब भी इस प्रकार की कोई सरफेसेस हो कि एक सरफेस तो हो फ्लैट और एक सरफेस हो पॉइंटेड, तो आप पॉइंटेड वाले की चिंता ही मत करो, आप पॉइंटेड वाले की चिंता ही मत करो। आप तो ये देखो कि वो जो फ्लैट वाला सरफेस है ना वो कैसा है, फ्लैट वाला सरफेस कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग आप नॉर्मल ड्रॉ कर दें। तो हमने देखा कि यार इस जगह पर तो फ्लैट सरफेस ऐसा है, तो जो नॉर्मल आनी चाहिए, जो नॉर्मल आनी चाहिए वो नॉर्मल ऐसी आनी चाहिए। इसको N1 बोल देते हैं कुछ भी। अब सोचो यहां पर फ्लैट सरफेस तो ऐसा है, तो मतलब इस जगह पर नॉर्मल ऐसी आनी चाहिए। बोलो बात समझ आ गई? पक्का? एक और सुनो, देखो ध्यान से देखो, एक और सुनो। बोला गया कि मान लीजिए ये है दीवार और ये है धरती माता, ये है दीवार और ये है धरती माता, और अब लैडर ऐसी खड़ी हुई है, अब लैडर ऐसी खड़ी हुई है, सुनो ऐसी, ओए खुपाच, ये लैडर है, हो सकती है ना ऐसी खड़ी लैडर? हाँ बिल्कुल हो सकती है भाई, है ना। ये अब हमारी खड़ी हुई है लैडर, ओके। अब बोला गया अब नॉर्मल बना करके दिखा। चलो मैं तो कहता हूं वीडियो को स्टॉप करो, तुम खुद से बना करके देखो कैसी बननी चाहिए नॉर्मल। तो मम्मी का समय तुम्हारे पर भाई साहब, एक बार ट्राई जरूर करना, नहीं तो क्या फायदा फिर पढ़ाने का। बिल्कुल बेसिक से चीजें उठा रहा हूं, आगे जाके सवालों में बहुत मजा आएगा यार, है ना। करो शाबाश। ना 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 ना, नींदों में घुल गए हैं सपने जो तेरे। गाना मत सुनो, सवाल करो। बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, वो तेरे मस्त मस्त, तेरे नहीं, अच्छा मेरे। अच्छा सुनो यहां देखो, ध्यान से देखो, क्या बोला गया कि जब भी एक सरफेस पॉइंटेड हो और एक सरफेस फ्लैट हो तो पॉइंटेड सरफेस की चिंता मत करो, आप सिर्फ फ्लैट सरफेस के ऊपर फोकस करो, ठीक है। ध्यान से देखो, तो यहां तो पॉइंटेड सरफेस इस लैडर का है और क्या बोलते हैं सपाट कौन सा है, प्लेन कौन सा है, ये धरती माता। तो धरती माता की चिंता करो, तो भाई साहब धरती माता तो ऐसी है, तो नॉर्मल ऐसी बन जानी चाहिए। मैं बोल देता हूं चलो कोई बात नहीं, खास बात नहीं है। पर ऊपर ध्यान से देखो, तो वहां फ्लैट सरफेस लैडर का है
और पॉइंटेड सरफेस वॉल का है, पॉइंटेड सरफेस वॉल का है, तो किसकी चिंता करनी है? फ्लैट सरफेस की। फ्लैट सरफेस किसका है? लैडर का। तो लैडर के सरफेस की चिंता करनी है। अब देखो ध्यान से देखो, ऐसा है तो नॉर्मल कैसी बननी चाहिए? इसके परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल बननी चाहिए ऐसी। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। कुछ भी N1 N2 मान लिया, इसमें कोई खास बात नहीं है उसके अंदर, है ना। चलो मुझे लग रहा है हमें बात समझ आई है। नॉर्मल ड्रॉ करना आ गया। अच्छा, एक कभी कभी स्फेरिकल सरफेस हो जाता है, तो सर स्फेरिकल सरफेस पर कैसे नॉर्मल ड्रॉ करें? बिल्कुल परेशान मत हो, लो यहीं पर करा देता हूं एक और सवाल स्फेरिकल सरफेस का भी, है ना। देखो ध्यान से देखो, स्फेरिकल सरफेस का भी एक सवाल मैं तुम्हें यहां करा देता हूं, ठीक है बेटा। अगर मान लीजिए कि इस तरह से अगर कोई स्फेरिकल सरफेस हो ना, तुम्हें बोला जाए कि इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करो, तो कभी भी जानते हो स्फेरिकल सरफेस के नॉर्मल के लिए परेशान नहीं होना होता। ये तो सबसे सिंपल होता है। आंख मीच करके ऐसी लाइनें खींच दो जो इसके सेंटर से पास होती हो। कहां से पास होती हो? सेंटर से पास होती हो। वो सब सरफेस पर नॉर्मली होंगी, वो सब सरफेस पर नॉर्मली होंगी। भाई साहब क्या करें सर? भाई साहब आंख मीच करके ऐसी लाइनें खींच दें जो इसके सेंटर से पास होती हो। ये सब की सब लाइन सरफेस पर क्या होंगी? भाई साहब नॉर्मल होंगी। ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। सोचो ध्यान से देखो, यहां पर सरफेस ऐसा दिख रहा है तो नॉर्मल ऐसी दिख रही है। यहां पर सरफेस ऐसा दिख रहा है तो नॉर्मल ऐसी दिख रही है। यहां पर सरफेस ऐसा दिख रहा है तो नॉर्मल ऐसी दिख रही है। यहां सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल ऐसी 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 है। हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर है वो लाइनें खींच दे जो इसके सेंटर से पास होती हो। वो हमेशा गोले के सरफेस पर क्या होंगी? बोलो क्या होंगी? अरे नॉर्मल होंगी भाई साहब, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। आई होप हमको बात समझ आ गई है एकदम पक्का। सोच ले ढंग से एकदम, बहुत सारी बातें बता दी। दो फ्लैट हो तो क्या करें भाई साहब? टेढ़े हो तो क्या करें? फ्लैट का तो मैंने पहले करा दिया था। टेढ़े हो तो क्या करें? एक पॉइंटेड हो तो क्या करें भाई साहब? अगर गोला हो तो क्या करें? इस तरह की नॉर्मल बनती है, इसके अलावा नॉर्मल में कोई बात नहीं होती। बोलो बात समझ आ गई? नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे, हमेशा ऐसी लाइनें खींचनी जो गोले के सेंटर से पास होती हैं स्फेरिकल के लिए। पक्का? सोच लो, ये जो बातें मैंने बोली लिखनी है ये, कि पॉइंटेड की चिंता ना करें, फ्लैट की चिंता करें। यहां पर क्या बोले? यहां पर क्या करें कि हमेशा ऐसी लाइनें खींचें जो गोले के सेंटर से पास होती हो, वही नॉर्मल कहलाएंगी। ये बात तुमको कॉपी में लिखनी है, मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पर तुम्हें लिखनी है। लिख लोगे? लिख लोगे पक्का एकदम। और जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, स्क्रीनशॉट धारियों से मेरा स्पेशल निवेदन है भाई साहब के साथ साथ उसको नोट भी कर लिया करो, नहीं तो बाद में देखोगे स्क्रीनशॉट ही देखते रह जाओगे, समझ कुछ नहीं आएगा। बता रहा हूं, अपने जो हाथ के जो नोट्स होते हैं ना यार, जो हैंडमेड नोट्स होते हैं भाई साहब, उनकी तो कोई मुकाबला ही नहीं, तो बेस्ट चीज होती है एकदम। बात समझ आ रही है? पक्का? आगे बढ़ जाऊं? चलो अच्छा सा स्क्रीनशॉट लो, देखो उसके बाद फिर मैं तुम्हें और चर्चा कराता हूं। फिर देखो, आओ बेटा सुनो, जो दूसरी तरह का फोर्स जो अपने को आज पढ़ना है वो फोर्स है टेंशन, ठीक है। नॉर्मल को लेकर के ज्यादा परेशान मत हो ना, अभी बहुत सारे सवाल मैंने कराने हैं, या तो आज की ही वीडियो में या इसका जो सीक्वल बनाया जाएगा उसमें, और बहुत सारे सवाल कराऊंगा यार, लाइन से इतने सवाल कराऊंगा ना तो खुद बोलेगा हाँ सर अब बहुत हो गया सर, अब मतलब ढंग से समझ आ गया अपने को, है ना। सुनो मेरी बात, देखो ध्यान से देखो। तो जो दूसरे तरह का जो फोर्स हमें पढ़ना है वो है टेंशन, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं और टेक्निक्स दे रहा हूं सवाल को सॉल्व करने की। ये जो मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, ये उन सवालों का इंटरमीडिएट पार्ट होगा, ये बहुत बड़े सवालों का एक इंटरमीडिएट पार्ट होगा जो कि आपको लगाना आना चाहिए, तब जाकर के सवाल बनेगा, और नहीं तो सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। मेरी बात सुने बेटा, सुने, आइए ध्यान से देखें। तो टेंशन से यहां मेरा मतलब होता है खिंचाव। क्या मतलब होता है? खिंचाव भाई साहब, खिंचाव, है ना। सुनो, और जब टेंशन की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग स्ट्रिंग की बात करते हैं, स्ट्रिंग की, ठीक है। टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग माने क्या? रस्सी भाई साहब, रस्सी, ठीक है। और बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की जो रस्सी होती है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की जो रस्सी होती है, यहां पर हम लोग रस्सी को जनरली मासलेस मानते हैं। मासलेस माने कि उसका कोई वजन नहीं है, और साथ साथ उसको इनएक्सटेंसिबल मानते हैं। इनएक्सटेंसिबल मतलब कि वो रबर जैसी नहीं है भाई साहब कि खींच के लंबी हो सके, वो खींच के लंबी नहीं हो सकती भाई साहब। तो मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है ना, ना तो वो खींच सकती है और ना उसमें कोई वजन है, ठीक है। अब मेरी बात सुने, आइए। तो इस रस्सी की प्रॉपर्टी बता दी। अब टेंशन के बारे में, बेसिकली टेंशन इज अ फोर्स, है ना। खिंचाव क्या होता है? एक फोर्स ही होता है। तो रस्सी में जो खिंचाव हो जाता है, उस खिंचाव को फोर्स ना बोल करके टेंशन बोल देते हैं, कोई खास बात नहीं है। परंतु टेंशन के बारे में जो बातें मुझे जानना जरूरी है वो ये है, क्या? कि इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है।
रस्सी की डायरेक्शन में ही लगती है वो, मतलब अलोंग द स्ट्रिंग लगती है, मतलब ऐसे नहीं रस्सी ऐसे टेंशन ऐसे ऐसे नहीं होती, अलोंग द स्ट्रिंग होती है। कैसी होती है? अलोंग द स्ट्रिंग होती है। ठीक है। दूसरी बात जो हमको जानना जरूरी है वो ये बात है क्या कि इट एक्ट्स इन सच अ वे, इट एक्ट्स इन सच अ वे, इस तरह से काम करती है, सच दैट इट अपोजेज एनी एक्सटेंशन, इट अपोजेज एनी एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग माने अगर रस्सी में खिंचाव की वजह से, माने रस्सी में अगर आप फोर्स लगा रहे हो मान लो, तो उसकी वजह से रस्सी की जो लंबाई बढ़नी है ना उसको बढ़ने नहीं देती। इस प्रकार से टेंशन लगती है कि रस्सी की लंबाई ना बढ़े, वो इनएक्सटेंसिबल ही बनी रहे, ऐसी लगती है भाई साहब टेंशन। बोलो बात समझ आ गई? पक्का? तो अगर फोर्स है तो यूनिट तो इसकी भी न्यूटन ही होने वाली है। क्या होने वाली है? न्यूटन ही होने वाली है। परंतु काम कैसे करें? देखो टेक्निक क्या है, सुनो टेक्निक क्या है वो सुनो। क्या बोला मैं बोला टेक्निक सुनो भाई साहब, टेक्निक क्या लगानी है सुनो। रस्सी में टेंशन निकालने के लिए उस पर एक काटा मार दें। काटा माने क्रॉस, भाई साहब काटा मार दें और लिख दें टेंशन। सर ये कैसी टेक्निक हुई सर? क्या रस्सी में टेंशन निकालने सर काटा मार दें उस पे और टेंशन लिख दें? क्या करा दिया ये? मेरी बात सुन ध्यान से देख, बहुत अच्छा लगेगा तेरे को। सुनो ध्यान से देखो, मैंने बोला देखो एक एग्जांपल के माध्यम से मैं तुम्हें समझाता हूं। हालांकि इसकी ज्यादा क्लैरिटी तभी होगी जब हम लोग क्या करेंगे, जब इसके सवाल करेंगे। सवाल कराने की जिम्मेदारी मेरी है, तो टेंशन मत ले भाई साहब, वो मेरा काम है, मैं बहुत सवाल कराऊंगा, तो टेंशन मत ले। ठीक है। सुनो, मैंने बोला एक रस्सी है, ये सीलिंग थी हमारी, सीलिंग माने छत थी ऊपर, उससे एक रस्सी थी और उस रस्सी से एक डब्बा यहां पर ऐसे लटका हुआ है भाई साहब, बस लटका हुआ है, ऐसे लटका हुआ है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, बस लटका हुआ है। ठीक है, मेरी बात सुनो, इस डब्बे के ऊपर नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा इसका वेट, तो सर ये नीचे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि रस्सी में एक टेंशन है जो किसे नीचे नहीं जाने देना चाहती, वो खिंचाव को अपोज कर रही है। सर कैसे निकालूं? अभी बताया गया था कि रस्सी में टेंशन निकालने के लिए रस्सी के ऊपर एक कांटा मार दें। लो मार दिया, कांटा मार दिया भाई साहब, लो कांटा मार दिया, और इस कांटा मार करके इसको लिख दो टेंशन। सर अब कैसे निकालूं? सर अब तू ध्यान से देख बेटा, तू इस डब्बे के ऊपर खड़ा हो जा, और ये आदमी बन करके सोच। अच्छा तू सोच, तुझे ऊपर की तरफ एक एरो नजर आ रहा है ना? देख आ रहा है ऊपर की तरफ एक एरो, देखिए रहा, हाँ साला ये रहा एक एरो, हाँ ऊपर देखा भाई साहब। इस आदमी के लिए, मतलब आपके लिए, जो टेंशन की दिशा है वो ऊपर की तरफ है। कहां है? ऊपर की तरफ है। फिर आपने नीचे देखा, अच्छा mg नीचे लग रहा है, ऊपर देखा, अच्छा टेंशन ऊपर लग रही है, mg नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रही है, mg नीचे लग रहा है, और ये डब्बा नीचे तो नहीं जा रहा, और ये डब्बा ऊपर तो बिल्कुल नहीं जा रहा। इसका मतलब कि ऊपर की तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ वाले फोर्स। हाँ, मैं ये आदमी बन के सोच रहा हूं, साला अच्छा ऊपर टेंशन है, नीचे mg है, परंतु ये डब्बा तो नीचे नहीं गिर रहा और ये तो ऊपर भी नहीं जा रहा। इसका मतलब कि यहां पर जो टेंशन है वो mg के ही बराबर है। किसके बराबर है? mg के ही बराबर। यार नहीं आया यार, मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो बात समझ आ गई? जिस भी डब्बे पर, जिस भी डब्बे भी टेंशन निकालनी हो भाई साहब, डब्बे पर खड़े हो जाओ, ऊपर देखो, नीचे देखो, आगे देखो, पीछे देखो, पता चल जाएगी। क्या बोला मैं? कि जब भी रस्सी में टेंशन निकालनी हो, रस्सी के ऊपर एक कांटा मार दो और लिख दो टेंशन, और वो आदमी बनकर के सोच लो, पता चल जाएगा। जब सवाल कराऊंगा तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी, तू परेशान मत हो, मेरी गारंटी है भाई साहब, एक सवाल तुझसे बनेगा भाई साहब, मेरी गारंटी है। तो बस देखता चल, सुनता चल, ठीक है? और सुन देख, इसी तरह कभी कोई सवाल पूछा जा सकता था, है ना? हालांकि मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि हम लोग सॉल्व करने की टेक्निक अभी जानते नहीं है, मैंने बताया नहीं, परंतु देखो मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो ध्यान से देखो। मैंने बोला मान लो धरती माता है ना, यहां पर एक डब्बा है, यहां पर एक और डब्बा है, दोनों डब्बों को रस्सी के माध्यम से जोड़ दिया गया है।
एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, आप m2 को आगे खींच रहे हो फोर्स F लगा करके, तो भाई साहब रस्सी में खिंचाव आएगा, उस खिंचाव की वजह से ही m1 भी चलने लगेगा। आप उस m2 को खींच रहे थे, आप इस m2 को खींच रहे थे, तो उस रस्सी में खिंचाव आया, उस खिंचाव की वजह से m1 भी चलने लगा भाई साहब। तो सर खिंचाव कैसे निकालें, टेंशन कैसे निकालें? भाई साहब काटा मार दो, क्या कर दो, काटा मार दो, और काटा मार के लिख दो टेंशन, काटा मार के लिख दो टेंशन। अब देखो ध्यान से देखो, टेंशन निकालने के दो तरीके हैं। क्या? पहला तो आप इस डब्बे पर खड़े हो जाओ, पहला तो आप इस डब्बे पर खड़े हो जाओ, और इस डब्बे पर खड़े होकर के आपको दिखेगा कि देखो टेंशन की एरो इस तरफ है ना, देखो टेंशन की एरो इस तरफ है, टेंशन की एरो इस तरफ है। अच्छा, मतलब इस m1 को चलाने वाली ये टेंशन ही है, इस m1 को चलाने वाली ये टेंशन ही है। तो या तो एक इस थॉट का इस्तेमाल करके मैं सवाल बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा वो बाद की बात है, अभी सिर्फ समझें कि इस m1 को चलाने वाली ये टेंशन ही है। या फिर आप क्या करें, आप इस m2 वाले डब्बे पर खड़े हो जाएं और यहां से सोचें तो आपको ये एरो ऐसे नजर आ रही होगी, ऐसे ऐसे। आप क्या देखेंगे, जब आप m2 पर खड़े हो जाएंगे, m2 पर, तो आप देखेंगे कि यार ये F फोर्स तो आगे खींच रहा है, ये टेंशन पीछे खींच रही है। इसका मतलब कि जो m2 डब्बा है, अगर ये टेंशन नहीं होती तो और तेज भगता, क्योंकि टेंशन पीछे खींच रही है और ये डब्बा इधर जा रहा है। पर बड़ा तो फोर्स यही है, क्योंकि इधर चल रहा है ना डब्बा, तो बड़ा फोर्स तो यही है, टेंशन कम है तो पर कम है। तो नेट फोर्स कितना है, दिस F माइनस दिस T, क्योंकि T उधर है, F इधर है, आप इधर चल रहे हो, तो ये बड़ा फोर्स है, तो बड़े में से छोटा घटा देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा। F माइनस T इज इक्वल टू द नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। हाँ, ये बात जब सवाल करेंगे तो सीखेंगे बहुत सारी बातें, कोई खास बात नहीं उसके अंदर, नॉर्मल बातें हैं। आई होप मुझे टेंशन की बात समझ आ गई होगी, है ना। अलोंग द स्ट्रिंग लगती है, ऐसे लगती है कि रस्सी की लंबाई को बढ़ने ना दे। बाकी अपने को मेन बात जो याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि रस्सी में टेंशन निकालने के लिए उसके ऊपर एक कांटा मार दें और कांटा मार करके लिख देंगे उसको टेंशन, और बाई साहब फिर अपन उसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे वो मेरी जिम्मेदारी कराना, तू टेंशन मत ले उस बात की बिल्कुल भी। आई होप बात समझ आई, पक्का 100% एकदम। चल अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ा देता हूं। आओ बेटा सुनो, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसकी मैं आज की वीडियो में आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं, वो कंसेप्ट है फ्री बॉडी डायग्राम्स, ठीक है, जिसको FBD के नाम से भी जानते हैं। और ये पढ़ाने के बाद जो भी टेक्निक वाला पोर्शन है वो सारा खत्म हो चुका होगा, और जब अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो मैं सिर्फ सवालों की चर्चा करूंगा आपके साथ, और हर एक सवाल में सिर्फ यही रेफरेंस दूंगा कि भाई साहब देख पिछली वीडियो में बताया था, देख भाई साहब पिछली वीडियो में बताया था, देख भाई साहब पिछली वीडियो में बताया था। हर एक सवाल में इस तरह के रेफरेंसेस दिए जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो को भाई साहब बहुत बड़े ढंग से समझना है यार, सिर्फ ऐसा देख करके नोट्स नहीं बनाने, बड़े ढंग से इसको समझना है, अच्छे से मनन करना है, बड़े ढंग से भाई साहब यहां तो बिठाना ही है, यहां बिठाना है भाई साहब, यहां पर के, तब जाकर के समझ आएगा, और नहीं तो समझ आने वाला नहीं, सवाल नहीं होंगे तुमसे, ठीक है। सुनो मेरी बात, आओ देखो। तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको कहा जाता है फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही भयंकर टेक्निक जिसे कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, और FBD के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। क्या कहता है, सुनो मेरी बात, कुछ बढ़िया बढ़िया सी बातें लिखता हूं, फिर मतलब समझाऊंगा ढंग से, ठीक है। क्या बोला गया, बोला गया कि अ सिस्टम may be consisted of many bodies, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि भैया कोई जो सिस्टम है जिसको आप स्टडी करना चाहते हो, वो एक से ज्यादा बॉडीज का बना जा सकता है। हो सकता है भाई, हो सकता है कि 3-4 डब्बे आपने लाइन से ज्वाइन कर दिए हो तो ये पूरा सिस्टम बन गया, परंतु ये 3-4 ये जो पूरा सिस्टम है ये उन 3-4 डब्बों का अलग अलग मिलकर के बना है ना। तो क्या बोला गया कि सिस्टम में बी कंसिस्टेड ऑफ मेनी बॉडीज, भाई साहब बहुत सारी बॉडी का मिलकर एक सिस्टम बन सकता है, ठीक है। फिर क्या बोला गया, क्या बोला गया कि जिस बॉडी की आप चर्चा करना चाहते हैं उसे आप बाकी सिस्टम से आइसोलेट कर दीजिए। क्या बोला गया कि द बॉडी which you want to study, on which we want to study the forces, isolate it, बोला गया isolate it from the rest of the system, and
एंड ऑब्जर्व only those forces which are directly acting on it, बोला गया कि जिस भी बॉडी को आप स्टडी करना चाहते हैं आप उसे बाकी सिस्टम से आइसोलेट कर दीजिए, मतलब बाकी सिस्टम से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, काट दो उसको बिल्कुल एकदम, ठीक है। और ये ऑब्जर्व करो कि अब इस पर्टिकुलर बॉडी पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। बोलो बात समझ आ गई। किसी भी बॉडी को जिसके ऊपर आप स्टडी करना चाहते हो फोर्सेस को, उसको बाकी सिस्टम से काट दो। अब ये देखो कि इस पर्टिकुलर बॉडी पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। बोलो बात समझ आ गई। पक्का पक्का 110%। फिर क्या बोला गया कि रिजॉल्व दोज फोर्सेस into their components if needed। अगर जरूरत पड़े तो उन फोर्सेस को उनके कंपोनेंट्स में तोड़ लो। ये सब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि अरे इतने पॉइंट मुझे याद कैसे रहेंगे। अरे इसमें याद करने का कुछ नहीं, तेरे दिमाग में सेट हो चुका होगा वो मेथड कि सॉल्व तो ऐसे ही होगा। जैसे ही तू सवाल देगा खटा सॉल्व करता चला जाएगा अगर प्रैक्टिस होगी तो। ये सब याद नहीं करना, ये सब तुम्हें तुझे लिखा रहा हूं भाई साहब की टेक्निक ये होती है सवाल को सॉल्व करने की, तो समझा रहा हूं बस अभी, है ना। सुन क्या बोला गया कि कोई जो बॉडी होती है, कोई जो सिस्टम होता है वो बहुत सारी बॉडीज का मिलकर के बना हो सकता है, पर जिस बॉडी को आप स्टडी करना चाहते हो उस बॉडी को बाकी सिस्टम से काट दो और उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस की चर्चा करो। अगर जरूरत पड़े तो उन फोर्सेस को कंपोनेंट्स में तोड़ लो। फिर क्या बोला गया, फाइनल पॉइंट क्या बोला गया क्या बोला गया भाई साहब, इस प्रकार से बोला गया कि रिजॉल्व कर लो उसको। बोला गया देन राइट द फोर्स इक्वेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या लिख डालो, फोर्स इक्वेशन लिख डालो। फोर्स इक्वेशन क्या होती है सर, अरे वही F इज इक्वल टू ma, वो फोर्स इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, फोर्स इक्वेशन, कि जो नेट फोर्स ऑन द बॉडी होता है वो बॉडी का ही मास मल्टीप्लाइड बाय बॉडी का ही एक्सेलरेशन, इसके बराबर होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यही FBD है। सुनो देखो ध्यान से देखो, मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं, देखो ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास इसी तरह का एक सिस्टम है, ठीक है। ये बॉडी है A, ये बॉडी है B, ठीक है। मैंने बोला इसका मास है M1, इसका मास है M2 और आप इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो F, ठीक है। तुम्हें बोला गया कि ड्रॉ FBD ऑफ बॉडी A, बोला बॉडी A का FBD बनाओ। अब देखो ध्यान से देखो, जिस भी बॉडी की चर्चा कर रहे हो ना उसे बाकी सिस्टम से आइसोलेट कर डालो, अब इसके ऊपर ही लगने वाले फोर्सेस देखो, ध्यान से देखो बेटा। तो M1 अगर इसका मास है तो ये M1G फोर्स नीचे लगा रही होगी, बोला हाँ। तो धरती माता भी इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी, नॉर्मल फोर्स ऑन बॉडी A ड्यू टू ग्राउंड। एक F फोर्स इसके ऊपर इधर लग रहा है, तो ये बॉडी A जो है ना, ये बॉडी B को इधर धक्का देगी ना, तो बॉडी B भी इसको पीछे धक्का देगी, तो बॉडी B इसके ऊपर इधर एक नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी, नॉर्मल फोर्स ऑन बॉडी A ड्यू टू बॉडी B। देखो अब मैंने सारे फोर्सेस की चर्चा कर ली, एक फोर्स F इस दिशा में और नॉर्मल फोर्स बॉडी B की वजह से इस दिशा में, है ना। नॉर्मल फोर्स ग्राउंड ने ऊपर लगाया, इसने वेट नीचे लगाया। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, पक्का। तो भाई साहब ये क्या हो गया हमारे पास, दिस इज द FBD ऑफ बॉडी A, देखो मैंने कुछ नहीं छोड़ रखा, सारी की सारी चर्चा इसमें कर दी। इस तरह से FBD बनाया जाता है। अब जब इस बॉडी को आप अकेले देखोगे ना तो आपके लिए इसका मोशन स्टडी करना बहुत आसान हो जाएगा। भाई साहब ऐसा तो बड़ा मुश्किल लग रहा था, परंतु ऐसे ये मोशन बहुत आसान हो जाएगा। बोलो बात समझ आई, पक्का। मैं ऐसी आशा करूं ना मैं समझ आया ढंग से एकदम, कोई खास बात तो नहीं है। देखो मैंने आज की जो वीडियो है उसमें ज्यादा न्यूमेरिकल वगैरह की चर्चा नहीं करी, जो कि मैं हमेशा करता हूं भाई साहब। आज की वीडियो में मैंने आपको टेक्निक्स दी हैं बेटा के लिए। देखिए ये टेक्निक है जो तुझे पता होनी चाहिए सवालों को सॉल्व करने के लिए। टेक्निक पता होगी तो सवाल हो जाएंगे, और भाई साहब नहीं पता होगी तो सवाल होने वाले नहीं है। हर एक वीडियो में मैं इसी का रेफरेंस दूंगा, हर एक सवाल में इसी का रेफरेंस दूंगा कि बेटा जाओ ये देख के आओ, तो अगर इसको आप ढंग से अगर ध्यान में उठा लोगे ना, आज की वीडियो को ढंग से ध्यान में बिठा लोगे, तो तुम्हें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, फ्रिक्शन में, वर्क पर एनर्जी में
कोई टेंशन नहीं भाई साहब, झिंगा लाला। अगर ये समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला भाई साहब, झिंगा लाला। बोलो बात समझ आई? पक्का एकदम, सोच लो। ठीक है, मेरी तरफ से आज की वीडियो के लिए इतना ही है भाई साहब, है ना। अगर यहां तक आए हो तो आई होप तुम्हें समझ तो आ रहा होगा, और समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएंगे, नीचे कमेंट करके बताएंगे कि पढ़ा हुआ कैसा लगा। ठीक है, और बेल आइकन को तो प्रेस कर लेना। अगर नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई साहब, और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि तुम्हें लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करना ताकि वो भी बड़े ढंग से पढ़ाई कर पाए। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 11 बज चुके हैं, मेरी मम्मी मारेगी भाई साहब, डांट पड़ जाएगी मुझे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा।